हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। जब भी डेफिशिएंट डिमांड होती है मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में इम्बैलेंस होना, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से, किसके सामने? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के सामने, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के सामने। तो जब भी डेफिशिएंट डिमांड होती है तो उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट इसका है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है वो मैं आपको अभी डायग्राम से समझाने लगा हूँ, आप ध्यान से देख लेना। मान लो ये एग्रीगेट सप्लाई एक लेवल तक बढ़ी, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री नहीं गई बल्कि पैरेलल टू वाई एक्सिस चलेगी। तो इसको मैंने एग्रीगेट सप्लाई को नाम दे देता हूँ, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट है, ठीक है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे होगा? अगर एग्रीगेट डिमांड, मैं इसको रब कर देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ यहाँ से। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही काटती है, जैसे ये अभी काट रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही काट रही है, ठीक है, तो इस लेवल को हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो हो गया, NF मतलब इसके सामने फुल एम्प्लॉयमेंट है। मगर अगर ये एग्रीगेट डिमांड है, मैंने एग्रीगेट सप्लाई लिख दिया, अगर एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है, ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है और एग्रीगेट सप्लाई के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे आ जाती है तो इक्विलिब्रियम तो बनेगा। ये देखो इक्विलिब्रियम तो बना, मगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे बना है ना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये वाला फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे इक्विलिब्रियम बना है ना, इसको क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे कटता है तो इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये पता नहीं मैंने क्यों बनाया है, चलो जिस मर्जी के लिए बनाया है, ये डायग्राम आप कर सकते हो। अब डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्यों? ओइंग टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड की डेफिशिएंसी है। इक्विलिब्रियम जो भी होता है, इक्विलिब्रियम डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, इक्विलिब्रियम, ये क्यों आ गया बीच में वेज? रुको 2 मिनट, मैंने वेज क्यों लिखा है यहाँ पे, ये उड़ा देता हूँ, यहाँ पे फिर से करता हूँ। ओइंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, equilibrium between aggregate demand and aggregate supply stuck at a lower level of GDP, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, पहले फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये इक्विलिब्रियम था, अब इक्विलिब्रियम नीचे आ गया, तो अब ये जो लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है या GDP है वो काफ़ी कम है, तो इसलिए हम इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे आ रहा है इक्विलिब्रियम, समझ की बात, जिसकी वजह से ये जो बीच में जो शेडेड पोर्शन मैं बना रहा हूँ ये अनएम्प्लॉयमेंट है, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है ये बताता हूँ आपको। डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का फॉल होना। डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू लो इन्वेस्टमेंट, जब भी डेफिशिएंट डिमांड होती है तो इन्वेस्टमेंट गिर जाती है, जिसकी वजह से लो आउटपुट और लो इनकम हो जाती है। लो इनकम रिजल्ट्स इन लो डिमांड, अगर लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। द इकोनॉमी स्लिप्स इन डिफ्लेशनरी स्पायरल और लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो इकोनॉमी गिर जाती क्योंकि जब तक पिछला माल नहीं बिकता वो फर्दर बनाना बंद कर देते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया मैंने? लो डिमांड है, जब डिमांड ही लो है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगी, जब इन्वेस्टमेंट लो होगी तो लो आउटपुट होएगी, आउटपुट लो बना रहे हैं तो इनकम भी लो हो जाएगी, ठीक है। इसको अब मैं डेफिशिएंट जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको डिफ्लेशनरी गैप बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान से बने रहना मेरे साथ। सबसे पहले मैं कलर चेंज करता हूँ और यहाँ से ये बनाता हूँ एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री तक बनानी है और मतलब थोड़ी ऊपर तक, उसके बाद मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि कई बुक्स में इस तरीके से बनी हुई है तो मैं दोनों की दोनों बता दूँ। यहाँ पे ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। अब अगर मैंने डिफ्लेशनरी गैप बनाना है तो सेम टू सेम डायग्राम इसका डेफिशिएंट डिमांड की तरह है। तो ये हमने बना दी डेफिशिएंट डिमांड के पहले डायग्राम में एग्रीगेट डिमांड का, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ एग्रीगेट डिमांड और यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इसके सामने जो भी है एम्प्लॉयमेंट लेवल वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर एग्रीगेट डिमांड इसके नीचे जाती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मान लो एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट हो गई, नीचे गिर गई, ठीक है, तो अब नया एग्रीगेट डिमांड का लेवल तो ये है, तो नया इक्विलिब्रियम लेवल तो ये है, ठीक है। अब ये जो डिफ्लेशनरी गैप है ये क्या होता है? ये जो इसके बीच में जो गैप है ना उसे डिफ्लेशनरी गैप कहा गया है। तो डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड एक ही बात है, समझ गए बात, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके सामने क्या है, इतने लोगों को जॉब्स मिल रही है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप एक ही बात होती है। अब मैं आपको इस तरीके से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे, रुको 2 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं बना दिया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काट रहा है, इसको मैंने नीचे ले आया और ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के नीचे काटता है, ठीक है, तो वो मैं डायग्राम बना देता हूँ आपकी। सपोज दिस इज़ द डायग्राम, ठीक है, दिस इज़ द डायग्राम। इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं अभी। हाँ, तो अगर ये नई एग्रीगेट डिमांड कर्व है, तो अगर आप देख रहे हैं ये दोनों की दोनों पैरेलल होनी चाहिए, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। तो एग्रीगेट डिमांड जो नई वाली है वो इक्विलिब्रियम यहाँ पे बना रही है। तो इसके सामने देखें तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो ये लेवल था, अब तो लेवल ये है, तो इनके बीच में जो गैप है उसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। और डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड एक ही बात होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमने ये करना था कि डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है, और डिफ्लेशनरी गैप कहता है कि भाई जब तक पुराना माल नहीं बिकता उसको साफ़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट लो हो जाती है, क्योंकि फर्दर बनना बंद हो जाता है, और लो आउटपुट होती है, और लो आउटपुट होती है तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हुई है। तो ऐसे ये वीसीएस सर्कल सा चलता रहता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, undesired stocks, ठीक है। In a situation of deficient demand, producers are not able to sell all that they plan to sell or wish to sell. Producers के पास इतना स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, जो वो बेचना चाहते हैं वो बेच नहीं पाते। Hence, undesired stocks tends to pile up. तो उनके पास स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। Clearance of undesired stocks lead to fall in prices. सेलें लगा लगा के माल बेचना पड़ता है। Fall in planned output for the year ahead. तो जब तक पिछला माल नहीं बिकेगा तो नेक्स्ट टाइम पीरियड का माल वो कम बनाएंगे ना, नेक्स्ट क्वार्टर का या नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। बोथ दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डिफ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकॉनमी। इन दोनों की वजह से डिफ्लेशनरी प्रेशर मतलब प्राइजेस गिर जाते, क्योंकि जब तक पुराना माल नहीं बिकेगा नया बनना मुश्किल है, ठीक है। बनाएंगे भी किस लिए जब तक पुराना नहीं बिक रहा। नेक्स्ट आ जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉफिट। इट हैपन्स बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक्स। एक तो प्रोड्यूसर्स के पास जो माल पड़ा था वो बिक नहीं पाया। अनडिजायर्ड स्टॉक्स लीड्स टू प्राइस क्रैश। तो जब भी अनडिजायर्ड स्टॉक्स पड़ा होता है दुकानदार के पास, उसका माल नहीं बिका तो प्राइस क्रैश कर जाता है, उसे प्राइस सेले लगा लगा के माल बेचना पड़ता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी हो गई है, मगर डायग्राम बनाते हो तो टाइम निकल जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक्सेस डिमांड क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।